हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे रसगुल्लों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं साइंस के ये 55 महत्वपूर्ण टॉपिक। बस आप इतना कवर कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 में से 70 पूरा फंस जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन विगत कई वर्षों में देखने को मिले हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सभी क्वेश्चन। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे 55 टॉपिक, बस मात्र ये 55 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, 70 में से आपको 65, 67, 68 ऐसे नंबर, इससे कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इतना बस तैयार कर लीजिए, बस भरोसा रख कर चलिए, तैयारी कर लीजिए इतना। अगर इससे कम आएगा आपको तो हमको बता देना, क्योंकि ये कई साल के सेटों में पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए है साइंस। ठीक है, साइंस में जैसे आपको पता है 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिर मात्र ये 55 टॉपिक पढ़ लो, 100% आएगा 2025 में, क्योंकि इससे भी 2023, 2024, 2022 और 2019 के पेपर में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और या बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक आज हम वन शॉट करने जा रहे हैं। बस आप मात्र इतना टॉपिक कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके नंबर में 4 चांद लग जाएंगे। अर्थात ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं आएगा पेपर लेकर आइए तो दिखा दीजिएगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि लिखिए। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि लिखना है। विधि को लिखना है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर दूसरा हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या? संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, तथा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे बताना है। ठीक है, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर और 4 नंबर में प्रश्न को पूछता है, जिससे आपका 3 नंबर या 4 नंबर मिल जाएगा। नंबर तीसरा, अम्ल, क्षार तथा लवण को परिभाषा दीजिए और उदाहरण सही लिखना है। अम्ल, क्षार, लवण किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हमने इसी चैनल के वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नहीं, सर्च कर लीजिएगा अम्ल, क्षार, लवण बाई राजा यादव सर, आपको पूरा एकदम अच्छे से बेस मिल जाएगा। ठीक है, और परिभाषा सहित उदाहरण देना है बच्चों। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर चौथा देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट, नहीं महा इम्पोर्टेंट है। आप इसे उम्मीद है तैयार कर लेंगे। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे जितना हम बता रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। ठीक है, नंबर 5, बेकिंग सोडा बनाने की विधि को लिखना है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सोडा को, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, तो सोडा की जो बनाने की विधि होता है उसका सूत्र होता है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हमारे यहाँ 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए, हमने क्या कहा? बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, और बहुत सारे सोडा होते हैं जो उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, खाने का सोडा हो गया। ठीक है, तो ये सब सोडा जो होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 7, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ना तो लवण होता है, ना तो अम्ल होता है, ना तो क्षार होता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। नंबर
आज पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पीओपी क्या होता है, पीओपी का कहाँ उपयोग होता है, पीओपी से बनाई जाने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए। तो ये सब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पूछता है। नंबर 9, धातु एवं अधातु उदाहरण सहित परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। धातु किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो आपको एग्जाम्पल से डिफिनेशन करना है, बताना है। अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर, क्योंकि जहाँ पर ये पूछेगा धातु एवं अधातु परिभाषा उदाहरण सहित तो ये 5 नंबर का पूछता है। उसी प्रकार 10वां नंबर, विद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, तो मेनली श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, फिर लवण होता है। उसी प्रकार ऐसे पता चल जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 11 क्या कह रहा है, संतृप्त तथा असंतृप्त परिभाषा दीजिए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम संतृप्त, देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 3 नंबर से 4 नंबर के बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है आपके। ठीक है। नंबर 12, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है। नंबर 13, IUPAC नामकरण, इसको तो हमने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक करवा दिया है। क्या, IUPAC नेमिंग। ठीक है। अगर नहीं आएगा तो सर्च कर लीजिएगा IUPAC नेमिंग कैप्सूल सीरीज बाय राजा यादव सर। आपको यह पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर आप तैयार कर लेंगे तो यह आपको 2 से 5 नंबर तक दिला सकता है। आइए देखिए 14 नंबर, स्टीरीकरण या साबुनीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साबुनीकरण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि साबुन का फार्मूला भी पूछ लेगा आपसे। अगर आप साबुन का फार्मूला बता देते हैं तो यह साबुनीकरण ये सिद्ध करने को भी आता है 5 नंबर में। ठीक है। अब आइए देखते हैं बायोलॉजी। केमिस्ट्री हमारा खत्म हो गया। केमिस्ट्री में मात्र 15 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा ये वाले, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 15 क्वेश्चन से अगर कहीं और हट कर आ गया तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है। नंबर देखिए, एक बायोलॉजी का श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो ये जो श्वसन तंत्र यही होता है। श्वसन तंत्र हमने पूरा इसका पूरा कह सकते हैं अपने मानव शरीर का मुंह से लेकर हमने गुदाद्वार तक का पूरा एक एक अंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं आपको पता है कहाँ मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा मानव तंत्रिका तंत्र बाई राजा यादव सर, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा देखने को। ठीक है। क्वेश्चन फिर देखिए दूसरा नंबर देखिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र जो हमारे आहार नाल में, यहाँ पर देखिए जो हमारे पेट में होता है उधर गुहा के नीचे होता है, उधर गुहा को होता है, जहाँ पर अमाशय होता है वहीं पर भोजन का पाचन होता है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उत्सर्जन जिससे हम मल द्वारा बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव है। पहले श्वसन होता है, फिर पाचन होता है, फिर उत्सर्जन होता है। तो हमने मानव शरीर की संरचना को जब बता रहे थे तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ऐसे जनन जिसमें नर और मादा ऐसे जनन जिसमें नर और मादा संलयन से एक कह सकते हैं नई वस्तु या कह सकते हैं प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि देखिए लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है। तो दोनों मिलकर एक नई उत्पाद करते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। वहीं पर आता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें या तो नर रहता है या तो मादा ही रहती है, दोनों साथ नहीं हो पाते हैं। परंतु लैंगिक जनन में नर मादा दोनों साथ होते हैं, और अलैंगिक जनन में सिर्फ या तो नर ही साथ रहेगा या तो मादा ही साथ रहेगा, उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। जैसे गुड़हल का फूल, उसी प्रकार जैसे हो गया गुड़हल का फूल हो गया, सरसों का फूल हो गया, तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, पुष्प की संरचना। इसको तो हमने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। पुष्प की एक एक संरचना को हमने एक्सप्लेन किया है कि पूतंतु क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परागकण क्या होता है, वृंत क्या होता है, फूल क्या होता है, और कह सकते हैं कि हमारा जो नीचे का पुष्पासन होता है वो क्या होता है,
तो हमने एक इसमें पुष्प की संरचना में एक एक पॉइंट को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं पता है कहाँ मिलेगा तो हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा पुष्प की संरचना बाय SWR ऑनलाइन क्लासेस, आपको देखने को मिल जाएगा। 7वां नंबर परागण किसे कहते हैं? तो परागण वह होता है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। संलयन करने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण जो परागण होते हैं वह मेनली 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो ऐसी क्रिया जिसमें मतलब अपने जाति से पुष्प के मतलब जैसे ये 2 पुष्प हैं, मान लीजिए ये एक ही जाति के हो गए, ठीक है, तो यह आपस में संलयन करेंगे तो इसको बोलेंगे स्वपरागण, ठीक है। और परपरागण किसे कहते हैं? मतलब जैसे ये पुष्प हो गया तो इसी का पुष्प उड़कर इसी में आकर गिरता है तो इसी को कहेंगे स्वपरागण, परंतु ये अलग अलग पुष्प हो गए, मतलब अब पुष्प तो एक ही जात के रहेंगे परंतु अलग अलग पेड़ रहेंगे, तो यह मतलब कह सकते हैं कि इसमें से परागकण इसमें जाकर गिरता है तो इसे कहेंगे परपरागण। उम्मीद है आपको स्वपरागण और परपरागण समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, नर और मादा जनन तंत्र। तो मैंने नर और मादा जनन तंत्र को पढ़ा दिया है। इस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छी गई है, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। नहीं सर्च कर लीजिएगा नर और मादा जनन तंत्र बाय राजा यादव सर, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। 9 नंबर देखिए, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम। तो मेंडल के हमने तीनों आनुवंशिकता के तीनों नियम करवा दिए हैं, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, और एक होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है देखिए आनुवंशिकता का नियम। तो इसको हमने सब तीनों करवा दिया है, इसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 10वां नंबर का है, DNA एवं RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। DNA को कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और RNA को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस DNA जो होता है वह डबल कुंडलन होता है या सिंगल कुंडलन का होता है। DNA अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में सहायता करता है। RNA जो होता है वह मतलब कह सकते हैं कि यह एक ही पीढ़ी में स्थित रहता है, ठीक। इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। इसको खोजने वाले कौन थे? तो ग्रिफिथ जी थे। और इसको कौन अलग किया था? तो नहीं, फ्रेडरिक मिस्टर जी इसको खोजे थे। और यहाँ पर अलग करने वाले कौन थे? तो इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? देखिए तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? जो मानव का नर्वस सिस्टम होता है उसे ही कहते हैं तंत्रिका तंत्र। जो जैसे मान लीजिए हमारी उंगली गर्म पानी में जाती है तुरंत हम हटा लेते हैं, किसके कारण होता है? तंत्रिका तंत्र कारण। हमारी मान लीजिए हाथ है, किसी कांटे पे गया या किसी सुई पे गया, तुरंत हम हटा लेते हैं। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वही हमारे मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाता है, उसे ही कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ऐसे तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो हमारे द्वारा किए गए क्रिया को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नंबर 12, मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो हमने मानव मस्तिष्क भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं अगर आपको पता है तो बोल दीजिएगा। ये सारा जो 55 का 55 क्वेश्चन है इसको हम पूरा का पूरा करवा देंगे, बस इंतजार रहेगा तो आपके कमेंट का, ठीक है। 13 नंबर, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो लिंग निर्धारण में 2 प्रकार का होता है, जैसे कि आपको पता है। देखिए जैसे नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो आपस में संलयन होता है। संलयन होने की प्रक्रिया को ही लिंग निर्धारण कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य में मादा होती है उसमें पाया जाता है X क्रोमोसोम, और जो नर होता है उसमें पाया जाता है X और Y क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा X और XY क्रोमोसोम। जब X मिलता है तो हमारे पास पुत्री पैदा होती है, और जब X और Y क्रोमोसोम मिलता है तो पुत्र का निर्माण होता है, अर्थात पुत्र पैदा होता है। इसे कहते हैं लिंग का निर्धारण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लिंग का निर्धारण। 14 नंबर पॉइंट देखिए, एक संकरण तथा द्विसंकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वृक्क का
परिभाषा करो। अर्थात वृक्क की परिभाषा, जो हमारा वृक्क मतलब किडनी होता है, किडनी क्या होता है, किडनी के अंदर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, नेफ्रॉन का चित्र सहित समझाइए, तो इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कि सर हमें नहीं आ रहा है यह क्वेश्चन, आप करा दीजिए तो हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे बायोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर दिला कर जाएगा। अब आइए देखते हैं फिजिक्स। हमने 15 दूनी 30 क्वेश्चन तैयार कर लिया है। अब हमारे पास 25 क्वेश्चन और रह गया है, उससे भी आइए देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, 15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन देख लिया है, 15 क्वेश्चन और बचा है, आइए उससे देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन और बचा है। तो नंबर 1 फिजिक्स में देखिए, अब फिजिक्स पोर्शन शुरू हो गया। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसको हमने करवा दिया है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तल अथवा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बताइए। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको भी हमने पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़ा है, आपको पता है कि नहीं पढ़ा है सर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये जो 55 के 55 क्वेश्चन हैं, इसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा सहित उदाहरण सहित देते हुए समझाइए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का आ सकता है। ठीक है, नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल का उपयोग होता है। किसका, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, आप इतना तैयार कर लेंगे, हमें उम्मीद है। 5वां नंबर देखिए, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण बताइए। मतलब जो लेंस होता है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस से होने वाले प्रतिबिंब का निर्माण बताइए। अर्थात दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जो इससे निर्माण होता है उसको समझाना है। ठीक है प्यारे स्कूलों, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता जो होता है, डायोप्टर होता है, जो होता है हमारा P/100 होता है। ठीक है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नंबर 7वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ओम का नियम किसे कहते हैं, या ओम का नियम क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। यदि आप इसको समझा देते हैं, इसको बता देते हैं, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 नंबर। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो पता है आपको, यह मानव नेत्र 7 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन में आया है। ठीक है, अर्थात 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में भी यह पूछा जाता है। मानव का नेत्र बनाते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए हो गया है। 9वां देखिए, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा, बहने वाली धारा को देखिए ऐसे, विद्युत जब धारा बह रही हो तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसमें जो कह सकते हैं कमियां होती हैं, उससे ही यह कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के समय के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम I=Q/A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है एम्पियर। ठीक है,
क्या होता है, एम्पियर होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं तथा समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो देखिए जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। उसी प्रकार अगर हमारा समांतर क्रम पूछ लिया तो समांतर क्रम में हो जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, ये क्या होता है, सॉरी ये होता है समांतर क्रम संयोजन। हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझा दिया है। यदि आप यह पूरी वीडियो पाना चाहते हैं तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी की पूरी वीडियो का निपटारा कर देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 13 नंबर में, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं उसे कहते हैं तो ऐसी बल रेखाएं जो चुंबक की कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र या कह सकते हैं किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, बायो सेवर्ट का नंबर 14 नंबर देखिए, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। यदि आप इतना बता देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर, अगर नहीं बता पाएंगे मिल जाएंगे पूरे के पूरे 0 नंबर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम हमने कल ही तैयार कराया है। फैराडे का नियम का फार्मूला ही बता दे रहे हैं, होता है हमारा क्या, फैराडे का नियम का फार्मूला होता है फैराडे का नियम का फार्मूला होता है, क्या होता है फैराडे का नियम फार्मूला, I इक्वल टू ZQ, क्या होता है, सॉरी E इक्वल टू ZQ होता है। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो ये हुए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले 15 या 45 क्वेश्चन हो गए हैं। हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आइए उससे भी देख लेते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे स्कूलों, जिससे हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिससे आपका अच्छा खासा नंबर बन सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपका भी अच्छा परसेंट आ सके। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन और बचा, इसे और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर निपटारा हो जाएगा पूरी साइंस का और आपको मिल जाएंगे पूरे 70 आउट ऑफ 70 नंबर। ठीक है, 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ओजोन परत अपक्षय क्या होता है। जो हमारे ओजोन परत में निरंतर अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत निरंतर कटती चली जा रही है, वहां से आने वाली पर्यावरणीय किरणें जो सूर्य से निकलती हैं वह पृथ्वी पर पड़ने लगेगी। तो अपक्षय जो हो रहा है इसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण कारण बताइए। अपक्षय ओजोन परत अपक्षय क्या होता है इसको समझाइए। अगर आप इतना बता देते हैं तो आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे 5 नंबर, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी इस पर तो निबंध भी तक भी आ गया है। ठीक है, CFC गैस किसे कहते हैं। तो CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि एक बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जो हमारी फ्रिज में, फोम वाले गत्तों में, AC में और कह सकते हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है उस सभी में पाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है किसके लिए, तो यह ओजोन परत के लिए बहुत ही घातक होता है, जो निरंतर ओजोन परत में छिद्र करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के स्रोत को बताइए। तो ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, तो ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारे हो गए पेड़ पौधे, तो ये भी ऊर्जा के स्रोत हो गए, सूर्य हो गया ये भी ऊर्जा का स्रोत हो गया, खाना हो गया, और जीव जंतु हो गए जो दूसरे जीव जंतु का आहार बनते हैं, ये भी क्या हो गए, ऊर्जा के स्रोत हो गए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हथेली का नियम, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर देखिए, बाएं हाथ का हथेली का नियम, जो कि आपको इसको दाएं हाथ का हथेली और बाएं हाथ का हथेली का नियम तैयार करके ही जाना है, क्योंकि यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, इससे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। फिर 21 नंबर दक्षिणावर्त पेच का नियम, यानी जब हम पेच कसते हैं तो जो पेच कसते समय ऐसे दाहिनी तरफ हाथ घुमाते हैं तो इस पर जो बल कार्य करता है उससे क्या कहते हैं उसको बताना है, और सभी फार्मूलों को तैयार करना है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे न्यूमेरिकल लगाने के दृष्टिकोण से। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल लगाना है, न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है
तो सभी फार्मूले तैयार कर डालिए, न्यूमेरिकल आपको आने लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, और अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करने की कोशिश कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिलते हैं किसी और धाकड़ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।